तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। मस्त नहीं चल रही है तो हम आ गए हैं, और चल रही है तब भी हम आ गए। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 10 के साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल ऐसे समझ लीजिए आते ही आते हैं। तो जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक जो रहेगा वो है हमारा 2 नंबर में आता है, जिसे आप जो 10th क्लास के बच्चे हैं हर कोई जानता होगा, जिसे हम बोलते हैं प्यार से ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। ओम्स लॉ पूरा, ओम्स लॉ खत्म, कुछ भी छोड़ के चले जाओ भाई, ओम्स लॉ छोड़ के नहीं जाना है साइंस में। और 2 टॉपिक मैं और आगे बताऊंगा, जैसे एक समांतर किरणीय संयोजन हो गया प्रतिरोधों का, और एक श्रेणी क्रम हो गया। ये 2 टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो देखिए हमारा, ये हमेशा हर साल 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है। तो नंबर हमने यहाँ लिख दिए हैं कि ये 2 नंबर में आता है। तो देखिए ओम्स लॉ कहता है क्या है। ओम्स लॉ का सिर्फ और सिर्फ आप बात ये याद रखिए, ये जो लिखा है मैंने, देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, निश्चित ताप पर। निश्चित ताप का मतलब है जो T होगा वो हमारा वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, जैसे 25 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर, मतलब कमरे का जो ताप होता है वो 25 डिग्री होता है। अगर हम जो टेम्परेचर है अपना वो कांस्टेंट कर दें, अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है जैसे किसी भी चालक में विद्युत धारा बह रही है, तो अगर हम उसका तापमान नियत कर दें या कांस्टेंट कर दें, तो उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा होगी, क्या उसमें जो बहने वाली विद्युत धारा होगी वो विभवांतर या वोल्टता के क्या होगी, समानुपाती होगी। अब एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता है जैसे ये कोई तीर है और ये कोई तीर है, अगर मैं इस तीर को बढ़ा दूं तो ये तीर भी बढ़ता है, ये होता है समानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, जैसे ये एक तीर है इतना बड़ा और ये भी तीर इतना बड़ा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये है कि अगर मैंने इस वाले तीर को बढ़ाया तो ये वाला तीर क्या होगा, मेरा कम हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा होता है, जैसे अगर एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज घट रही है। समानुपाती का मतलब ये होता है दोनों चीजें समान अनुपात में बढ़ती जा रही है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब इसका देखिए हम ग्राफ भी बनाएंगे। जो स्टेप है इनकी वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेन तो स्टेप सीखना है ना। तो ये हल जो हम लिखेंगे, हल के बाद लिखेंगे ये कथन। कथन क्या है, निश्चित ताप पर या किसी निश्चित ताप पर विद्युत धारा वोल्टता के समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। अब विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं हम, I से। समानुपाती का चिन्ह होता है ये, ठीक है, इस तरीके से। ये 2 नहीं है, समानुपाती का चिन्ह है। किसके समांतर, वोल्टता या विभवांतर, इसे हम दिखाते हैं B से। तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, B के या वोल्टेज के। ये हम मतलब इंग्लिश में बोल रहे हैं। अब देखिए जब हम, ये आपको पता होगा, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, कोई ना कोई नियतांक लगाते हैं। तो वो देखिए हम, अगर हमने इसका चिन्ह हटाया ये, तो ये बन जाता है B बराबर, वो सॉरी I बराबर, सॉरी फॉर दैट। अच्छा ये बताइए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ से अगर मैं इसका चिन्ह हटाऊं तो ये हो जाता है B बराबर IR। ये आपने 100% पढ़ा होगा कि जो ओम्स लॉ होता है वो होता है B बराबर IR, यानी वोल्टता जो है वो विद्युत धारा और उसके जो प्रतिरोध है उसके गुणनफल के बराबर होती है, कब, निश्चित ताप पर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। तो अब हमें लिखना है जहां, अब जो तुमने लिखा है R, जो लिखा है वो तो लिखो कि जहां R क्या है, एक प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। तो ये हमारा हो गया ओम का नियम। अब क्या ये मतलब कंप्लीट हो गया, इतने पे नंबर दे देगा, इतने पे नंबर नहीं देगा। वो नंबर कब देगा, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए B जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के। तो अगर B और I का हम ग्राफ बनाएं, जैसे ये देखिए इस तरीके से एक्सिस चलती है हमारी। मैं कह रहा हूँ ये मेरी I एक्सिस है, मतलब इस वाली एक्सिस पे मेरी क्या जा रही है, धारा जा रही है इस तरीके से। और मैं कह रहा हूँ इस वाली एक्सिस पे मेरे वोल्टता जा रही है या फिर विभवांतर जा रहा है, ठीक है। किस पे, इस पे, जिसे मैं दर्शा रहा हूँ B से। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है y बराबर x का ग्राफ कभी देखा है तुमने, y बराबर x का इस तरीके का ग्राफ होता है, मतलब 0 से जाता है इस तरीके से। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब है अगर I भी बढ़ा देखिए धीरे धीरे, मैं तुम्हें कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, उसी प्रकार 1 2 3। अब समझिए देखिए, अगर मैं 1 पे गया तो वोल्टता का मान कितना था, अगर मेरी धारा का मान 1 है तो वोल्टता भी 1 है, धारा का मान 2 है तो वोल्टता का मान लगभग 2 ही है, धारा का मान 3 है तो वोल्टता का मान 3 है। इसका मतलब यह है धारा के साथ में वोल्टता बढ़ रही है, विभवांतर बढ़ रहा है। तो यही चीज तो थी
धारा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, किसके विभवांतर। कब, जब टी बराबर क्या हो, कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा ओम्स का नियम। ये क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं जाना है, ओम्स का लॉ का ये डेरिवेशन पूरा आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, चाहे तो कुछ भी छोड़ सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर हम नहीं छोड़ सकते। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम आ चुके हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन की ओर, और दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे समझ लीजिए रामबाण हो सकता है आपके लिए अगर आप दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, ये दो में से एक आना ही आना है इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में से, यानी विद्युत धारा वाले पार्ट में से। तो ये हम पहले करते हैं, उसके बाद करेंगे दूसरा। ये देखिए हमने नंबर लिख दिया, ये 5 नंबर का आता है। अगर हमारे पास 7 सेट बनते हैं तो 7 में से ऐसे समझ लो 4 सेट में पूछा ही जाता है, या समांतर क्रम पूछ लेगा या श्रेणी क्रम पूछ लेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें इस सीरीज में करा रहा हूँ। अब देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो मैंने पहले बना दिया है इसलिए कि हमारा समय ज्यादा खराब ना हो, मतलब खर्च ना हो। तो देखिए अच्छा मैंने क्या किया, R1 R2 R3 इसको क्या लगा दिया, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का क्या मतलब है, अगर हम जैसे बहुत सारे लोगों को खड़ा करें तो आगे पीछे श्रेणी क्रम में इस तरीके का मतलब है। तो ये इसके आगे ये, इसके आगे ये, तो ये हो गया कैसा, श्रेणी क्रम। अब श्रेणी क्रम लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक बैटरी लगाई। बैटरी लगाने के बाद हमने इसमें एक विद्युत धारा आई भेजी, ठीक है, क्या भेजी, विद्युत धारा आई भेजी। अब एक बात बताओ मुझे, इस आई के पास कोई इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता है चलने के लिए, कोई दूसरा मतलब अदर रास्ता नहीं है। तो ये आई R1 से भी जाएगी, R2 से भी जाएगी और R3 से भी जाएगी, उसके बाद चलते 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 वापस यहाँ आ जाएगी, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन जो R1 का विभवांतर है वो V1 है, R2 का V2, R3 का V3 जो वोल्टेज है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो तीनों का मिलकर क्या होगा, हमारा हो जाएगा V। कितना हो जाएगा, V विभवांतर होगा ना। तो वही चीज अब हम देखिए करेंगे इसे सॉल्व, कि इन तीनों का जो विभवांतर जुड़ेगा V1 V2 प्लस V3 वो क्या बन जाएगा, V टोटल। इसे क्या लिख सकते हैं हम, V टोटल लिख दो, चलो V टोटल। अच्छा तो कहां से सबसे पहले लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे, माना R1 R2 बा R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। देखिए आप भाषा अपनी कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वही, तरीका अलग अलग हो सकता है सबका। माना R1 R2 R3 को किसने क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में, जिनके वोल्टेज क्रमशः कितने, V1, V2 बा V3 है, तथा R1 R2 बा R3 को एक किससे जोड़ा है, बैटरी से। किससे जोड़ा, इसे हम क्या कह दे रहे हैं, ये है हमारे पास बैटरी। किससे जोड़ दिया, बैटरी से। बैटरी से जोड़ने पर इसमें आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा प्रवाहित होती है। इतनी चीज तुम्हें लिखना है, चाहे तुम अपनी भाषा में लिख लो या जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो। अपनी भाषा में लिखोगे तो कोई ऐसे लिख सकते हैं R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम जोड़ने पर, उसके बाद मतलब बैटरी पहले लगा सकते हो, जो मैंने बाद में लिखा है ये पहले लिख सकते हो कि एक बैटरी लगाने पर जिससे R1 का विभवांतर मतलब वोल्टेज V1, R2 का V2, R3 का V3 है। अब आते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, बी टोटल बताइए हमारा क्या होगा। बी टोटल जो है वो होगा हमारा, देखिए ये टोटल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा या नहीं होगा। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई है, ये चूंकि का शायद ऐसे लगता है या कैसे लगता है मुझे इतनी कंफर्म नहीं है, आपको जैसे समझ में शायद ऐसा लगता है चूंकि का। चूंकि B बराबर अभी पढ़ा है हमने, एक फार्मूला होता है IR, ये मैंने क्यों लिखा है क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी अभी। अच्छा बी टोटल को अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, बी टोटल को लिख सकता हूं मैं, बी टोटल को लिख सकता हूं आई टोटल और आर टोटल लिख सकता हूं। अच्छा B1 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं I1 R1 प्लस
I2 R2 प्लस I3 R3। अच्छा इस क्रम में देखिए I1 के क्या मतलब, I1 का मतलब यह है कि R1 से कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, तो I1 जो है I हो रही है, R2 से भी I हो रही है। इसका मतलब यह है हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे कि I1 बराबर I2 बराबर I3 जो है वो किसके बराबर है, I के बराबर है, क्योंकि तीनों से एक ही धारा प्रभावित हो रही है। I1 I2 I3 इसलिए रखा था हमने कि जो R1 से वो I1 जाएगी, R2 से I2 जाएगी और R3 से I3 जाएगी। लेकिन सबका अब देखिए I टोटल I है हमारी, क्योंकि I तो जा रही है, और R टोटल ये बड़ा R है, ठीक है। अच्छा I1 I2 इसकी जगह हम क्या रखेंगे, I लिखेंगे, तो ये होगा I R1 प्लस यहाँ भी I R2 प्लस I R3, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए I तीनों में से क्या है, कॉमन, I तीनों में से I कॉमन, देखिए कितना बढ़िया बन रहा है, I तीनों में से I कॉमन। अब देखिए यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, तो I से I कैंसिल हो गया, तो R बराबर क्या हुआ, R बराबर हो गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी प्रकार अगर हम यहाँ और बहुत सारे जोड़ दें तो आगे तक ये हमारा इस तरीके से चला जाएगा, लेकिन अभी हमने 3 जोड़े हैं तो केवल हमारे 3 ही जोड़ेंगे। तो अतः ये हो गया, देखिए ये क्या होगा, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े कुल प्रतिरोधों का प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोधों का प्रतिरोध होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए भाई साहब आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से हमने इसका सॉल्व कर दिया और बहुत ही आसान तरीके से हमने चित्र भी बना दिया है। अब आपको ये चीज ध्यान नहीं रखनी कि इसमें आई समांतर है, मतलब आई समान रहती है या बी समान रहती है। आपको डायरेक्ट दिख रहा ना, ये आई जो है R1 से भी जा रही है, R2 से भी जा रही है, R3 से भी जा रही है। तो इसमें याद ही क्या रखना है कि आई समान, आई तो समान आपको दिख रही है, क्योंकि जब तक आप चित्र नहीं बनाओगे तब तक आपको डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा। और चित्र बना, ये जो मैंने फॉर्मेट किया है ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है। इतना समझ लीजिए, इतना जरूरी है कि जितना क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं, जितना जरूरी है लिखने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब अगर आप जैसे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते, ये नहीं बनाते हो, तो टीचर को कैसे पता लगेगा भाई इसने क्या किया है। इसलिए चित्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये बनाना जरूरी है। अगर ये 5 का है तो ऐसा समझ लो 2 नंबर का ये, उसके बाद 3 नंबर में ये चीज है। तो अगर आपने ये नहीं बनाया तो 2 नंबर आपके जा सकते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा इसे याद ऐसे कर लो, जैसे कोई अगर जैसे कह सकते हो कोई नेता अगर भाषण दे रहा है तो सबसे आगे लगेगा और उसके पीछे क्या होगा, एक आदमी, फिर प्लस दूसरा आदमी, फिर प्लस तीसरा आदमी। कहते श्रेणी बनती है ना, एक सीरीज बनती है। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, R बराबर एक नेता खड़ा होगा, उसके बराबर के बाद में लोग जुड़े होंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से बहुत सारे जुड़े। अगर हम यहाँ बहुत मतलब काफी जोड़ दें तो यहाँ पे हमारी सीरीज जो है आगे जा सकती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी दूसरा जो है समांतर क्रम। चलिए देखिए अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगर आप मुझसे कहेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है भाई साहब पूरी किताब में से, तो एक जो पीछे वाला कराया था मैंने और एक ये इन पे तो विकट स्टार लगा लो आप दोनों क्वेश्चनों पे। पिछले वाले पे नहीं लगाते, लगा लेना। लेकिन अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन करना है। ये भी 5 नंबर का आता है, हर साल आता है ये क्वेश्चन, आपको छोड़ के नहीं जाना है बिल्कुल। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मानेंगे माना R1 R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ दिया भाई। उसके बाद क्या है, जिनमें क्रमशः I1 I2 व I3 धारा। अब कैसे वैरी देखिए, ये हमारी I धारा यहाँ से आ रही है। अब इसके पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3, तो ये 3 भागों में विभाजित होगी। उन तीनों भागों को जैसे जो धारा इसमें जाएगी उसे हमने कह दिया I1, जो धारा इसमें जाएगी उसे हमने क्या कह दिया I2, जो इसमें जाएगी उसे कह दिया हमने I3। ठीक है, प्रवाहित हो रही है। तथा प्रतिरोधों के प्रारंभ व अंतिम प्रतिरोध के मध्य, प्रारंभ यहाँ से हो रहा है जो बिंदु और अंतिम बिंदु क्या यहाँ बिंदु है, अंतिम प्रतिरोधों के प्रारंभ व अंतिम प्रतिरोधों के प्रारंभ, ठीक है, व अंतिम प्रतिरोध के मध्य, हाँ अंतिम प्रतिरोध के मध्य जो है हमारा वो विभवांतर भी है। अब देखिए हम याद कैसे करेंगे कि उसमें आई चेंज नहीं हो रहा था। अब इसमें देखिए
जो हमारा विभवांतर होता है वो दो पॉइंट के बीच में जो है वेरी करता है। अब इसमें देखिए इसके और इसके बीच में अलग पॉइंट था, इसके और इस वाले प्रतिरोध के बीच में अलग था, तो ये वेरी कर रहा था, मतलब बदल रहा था B1 B2। लेकिन इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में तीनों प्रतिरोध आ गए। इसका मतलब यह है कि इस वाले का भी B है, इस वाले का भी B है और इस वाले का भी B है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग आ रहे थे, इसलिए उसका भी नहीं था। और एक तरीका हम ऐसा भी मतलब समझ सकते हैं कि उसमें I हमारी जो है चेंज नहीं हो रही थी, तो क्या चेंज होगी, B चेंज होगी। अब इसमें हमारे 3 पाथ बन गए, 1 2 3, तो इसमें अगर I चेंज हो रही है तो इसमें B चेंज नहीं होगी। आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे उसमें हमने लिखा था, उसमें क्या B चेंज हो रही थी, तो उसमें लिखा था B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, लेकिन इसमें हम लिखेंगे I बराबर I1 I2 प्लस I3। यही तो मिल गया, I1 I2 I3 मिल गई तो I बनेगा। तो देखिए हल तो हमने लिख दिया, तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा ये फार्मूला बहुत जल्दी ध्यान रखना, इस फार्मूला को नहीं भूलना, ओम्स लॉ को, इसे तो भूलना ही नहीं। अच्छा ये बताइए B बराबर I आ रहा है, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं I बराबर क्या होगा, तो ये R किसके बड़े में पहुंच जाएगा, इसके। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर हम इस ओम्स लॉ का यूज यहाँ करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, V बटे R। टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल कितना भी, अगर इन सबको जोड़ेंगे R1 R2 तो ये कैसे हो जाएगा R टोटल। अब I1 की जगह क्या होगा, B1 बटे R1 प्लस B2 बटे R2 प्लस B3 बटे R3। अच्छा ये बात देखो, B1 इसमें जाएगा उसका भी मान भी है, जो इसमें जाएगा वोल्ट विभवांतर उसका भी मान भी है, सबका मान भी है। तो ये लिख दे रहे हैं B1 B2 बराबर B3 क्या है, B है, तो इसकी जगह B रखो। तो B बटे R बराबर B बटे R1 प्लस B बटे R2 प्लस B बटे R3। अब देखिए B ऊपर से कॉमन है, तो B बटे R बराबर B कॉमन है, तो यहाँ क्या आ रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B ने B को मार दिया, तो 1/R बराबर हमारा जो फार्मूला है वो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से आगे चले जाएगा। अगर हम और भी विभवांतर मतलब प्रतिरोध हम इसमें लगा दें, तो अतः भाई ये चीज अगर मतलब आप यहाँ आंसर छोड़ दोगे, आंसर आपका फिर भी सही है, लेकिन इससे जो है थोड़ा गलत इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे, या मतलब टीचर जब चेक करेगा तो उसे लगेगा कि बच्चे ने, लेकिन अगर आप अतः लिखोगे तो उससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। उससे वो क्या करेगा, आपके नंबर अब 2 नंबर में तो ये हो गया, क्योंकि चित्र 2 नंबर का है भाई, चित्र को बनाना हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब ये जो लिखा है, तो इस पे अगर आपने ये लिख दिया अतः प्रतिरोधों का कैसा क्रम, समांतर क्रम में क्या संयोजन क्या है, 1/R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डेट डेट। और यहाँ पे लिख दो आंसर बहुत ही अच्छे से। अब बताइए भाई, केवल आपको इतना ही लिखना, अतः प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन। इससे टीचर अगर आपको 4 नंबर देना चाह रहा हो तो वो 5 नंबर देगा ही देगा। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो भाई 4 ही मिल सकते हैं, अगर आप यहाँ तक ले गए तो 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और इस तरीके के ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पिछला कराया और उससे पिछला, ओम्स लॉ देखिए तीनों एक से रिलेटेड है। ओम्स लॉ B बराबर आई आर, B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आगे, जब क्या होगा टेम्परेचर समांतर होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। उसका ग्राफ बनाया था हमने, ऐसे बना था, ठीक, उससे कोई फर्क नहीं है। उसके बाद जो हम श्रेणी क्रम में भी इसका उपयोग आया और समांतर क्रम में भी इसका उपयोग आया। आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन कराए हमने बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और कराते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, या ऐसा कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम इसके पीछे ऐसे पड़ा है इन कुछ क्वेश्चनों के, जैसे भगवान श्री राम तीर लेके बाली के पीछे पड़ गए थे। तो चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम जो आगे का क्वेश्चन कराएंगे वो देखिए बहुत ही प्यार से। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने लास्ट, या फिर कह सकते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कह सकते हैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसे आप छोड़कर जा ही नहीं सकते। कुछ भी छोड़ के चले जाओ, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखिए अभी लिखा है हमने विद्युत शक्ति, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, P से। किससे, P से। तो P बराबर, अभी देखिए हमने लिखा है किसी उपकरण में ऊर्जा के व्यय होने की दर। अब देखिए ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं हम, W से, WF × D, यही होता है ऊर्जा कार्य।
तो इसे दर्शाते हैं हम W से। तो P बराबर क्या है, W अपॉन T। अच्छा, W बराबर एक फार्मूला होता है BIT। क्या होता है W बराबर BIT? अगर आपको ये मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो P बराबर क्या लिखा है हमने, W अपॉन T। तो W की जगह क्या लिख देंगे, BIT अपॉन T। T से T मर गया, क्या बचा BI। तो P बराबर क्या है हमारे पास, BI। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो हमारा फार्मूला था B बराबर IR, ठीक है, अगर मैं यहां से तुम्हारी I की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, B बटे R। क्या निकलेगी, ये जो शक्ति का मात्रक, मतलब ये जो शक्ति का फार्मूला है, ये वोल्टेज, जहां B क्या है, जहां B क्या है, वोल्टेज, और I क्या है, धारा। ये वोल्टेज और धारा के टर्म है, लेकिन अगर हम इसी वोल्टेज और प्रतिरोध की टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, P बराबर, B सेम रखेगा, I की जगह क्या लिख दे रहे हैं हम, B बटे R। तो P बराबर हो गया B और B की गुणा B स्क्वायर अपॉन R। ये किसकी टर्म में, ये हो गया हमारा, जहां B तो तुम्हें मालूम वोल्टेज है, लेकिन R क्या है, R है यहाँ प्रतिरोध, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो आई होप आपको ये देखिए बहुत ही, ये आपको मिलेगा 2 नंबर में। अब बताइए 2 नंबर में कुछ करना है इसमें, केवल ये लिखना है किसी उपकरण में ऊर्जा के व्यय होने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ये फार्मूला याद होना चाहिए, P बराबर W पर। अब देखिए ऊर्जा के व्यय, व्यय का मतलब है, ये जो दर है, दर का मतलब ही होता है बटे T, दर का मतलब। अब किसकी ऊर्जा, ऊर्जा किससे दर्शाते हैं, W। तो ये W अपॉन T, इसका हो गया W बराबर होता है BIT, T से T मार दिया, हमारे पास बचा BI। यहाँ पर फिर हमने उसका किसका नियम है, ये ओम का नियम, ओम का नियम लगा दिया, और फिर हमारा जो आंसर आया वो आया, एक आया हमारा वोल्टेज और धारा की टर्म में, और एक आया हमारा वोल्टेज और प्रतिरोध की टर्म में। अब इसका मात्रक देखिए, इसके 2 मात्रक होते हैं। मात्रक भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूं। जो हमने प्रतिरोध पढ़े थे उसका मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ये ऐसे बनाते हैं, वो गलत भूल गया, इस तरीके से बनाते हैं, ओम लिखते हैं ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि ओम्स के नियम से आ रहे हैं इसलिए ना ओम्स लिखते हैं। मात्रक इसका देखिए W अपॉन T, W क्या होता है, जूल, W क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, या तो इसका ये हो सकता है मात्रक। और पावर का मात्रक, एक मैं तुम्हें याद कराता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है पावर का मात्रक याद करने के लिए। अब देखिए किसी के पास अगर पावर होगी, जैसे कहते हैं किसी नेता के पास पावर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे अभी जिसका भी सरकार है, मतलब मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जिसकी भी सरकार है तो उसके पास पावर है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी सत्ता में होता है, जिसके पास पावर होती है, वो किसी की भी बाट लगा सकता है, किसी की भी क्या लगा सकता है, बाट लगा सकता है। तो पावर का मतलब क्या है, बाट। एक पावर का मतलब ये भी है, क्या है, बाट। अब ये चाहे किलो वाट हो, इसे W से दिखाते हैं, चाहे मेगा किलो वाट हो या मेगा वाट हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका जिसके पास पावर होगी क्या, वो लगा देगा बाट। और पावर का मात्रक ये भी है, जूल प्रति सेकंड। जूल कहाँ से आया, जूल आया W से, और सेकंड आया टाइम से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़कर नहीं जा सकते। अब आपको लिखना कहाँ तक है, ये जो मैंने बाद में लिखा है यहां तक पूरा लिखना है, ये पूरा, ये मतलब ये चीज नहीं उतारनी कि प्रतिरोध का ओम होता है, ये चीज छोड़ देनी है। लेकिन इससे आप छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं हर साल। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं, उसके बाद हम ये क्लास खत्म करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं अपने एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जिसे आप अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हंसी आएगी कि सर आप कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, या भैया आप कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं। लेकिन भाई आपको विश्वास नहीं होगा, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, और अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप ये समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हो गए। इसे आप कोई काट ही नहीं सकता। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखिए हंसते हंसते पढ़ते हैं और हंसते हंसते इसे हम सॉल्व भी कर देंगे। तो देखिए क्या, विद्युत धारा किसे कहते हैं और मात्रक बताओ। भाई ऐसा कौन बंदा होगा जिसे ये पता नहीं होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं और मात्रक। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं। तो चलिए देखिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्वेश्चन लिखना है, क्या लिखना है, आवेश की, किसके, आवेश की या आवेश की, आवेश की प्रवाह, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्हें फार्मूला तो याद है, I बराबर Q अपॉन T।
लेकिन उन्हें ये पता नहीं है। इसे देखिए यहीं से हमने निकाला है, जो हमारा जो इसकी परिभाषा है वो यहीं से निकली है। क्यू को क्या कहते हैं, आवेश, तो आवेश हो गया। अब आवेश के प्रवाह की दर, दर मैंने बताया जहां दर आता है वहां बटे टी आता है, तो आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो लिख दो जहां क्यू क्या है, आवेश है, और टी क्या है, समय, और आई तो तुम्हें मालूम है क्योंकि विद्युत धारा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। अब इसका मात्रक, तो मात्रक देखिए इसके दो हैं। अब अगर यहां से मात्रक निकालें हम तो एक आएगा कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड, क्योंकि समय का सेकंड होता है, एक मात्रक ही है। लेकिन इसका जो ज्यादातर मतलब कह सकते हैं जो जनरल मात्रक है वो है हमारा एम्पियर। क्या है, एम्पियर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, ए से। तो इसका मात्रक भी हो गया और इसका जो डेफिनेशन है वो भी होगी। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था भाई, 2 नंबर का था, आपको 2 ही लाइनें लिखनी है कम से कम, 2 नंबर का 2 लाइन है, 2 नंबर अपने, तो इसमें कौन सी करने वाली बात थी ये बताइए तुम। आप अगर इस क्वेश्चन की वो भी छोड़ के जा रहे हैं तो इससे बड़ी समस्या आपके जीवन में कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन कौन छोड़ता है यार। अगर इस तरीके का क्वेश्चन देगा तो जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा अब तक उनके लिए भाई बहुत अच्छी बात है, वो तो मेरी ये सीरीज देख के ही है 100%, क्योंकि मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो बिल्कुल छांट के लाया। ये कह सकते हैं जैसे जब भगवान श्री लक्ष्मण को तीर लगाता तो जब हनुमान जी गए थे वहां तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जड़ी बूटी वो है संजीवनी बूटी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छांट के लाया हूं कि कौन से इंपोर्टेंट है और कौन से आपके बोर्ड एग्जाम को बचा सकते हैं। क्योंकि अब मैं हनुमान जी तो है नहीं जो पूरा सिलेबस उठा के ले आऊं इतने समय में, तो मैं आपके पास जो मेन टॉपिक है वो लेके आया हूं। चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे हम आपका। आई होप आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी, पसंद भी आ रही होगी, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या मतलब मैं और क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं। तो चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।